So now, after first part, today I am just explaining in my second part, topic class 9 physics में chapter 2 force and laws of motion. ये physics का chapter 2 है, force and laws of motion, उसका part second. पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, इफेक्टिव फोर्स के बारे में बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट सेम प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं. बैलेंस्ड एंड बैलेंस फोर्स, उसके एग्जांपल्स के बारे में बताया था, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ इस पार्ट में मुझे अपना पार्ट 2, उससे आगे मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँगा. हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, जिसमें उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं उससे रिलेटेड. प्लस आप अगर उसमें जो बेसिक है वो जो लॉ है पूरा मोमेंटम से रिलेटेड है, तो पहले मोमेंटम को पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. चलिए पार्ट 2 में इतना करते हैं, शुरू करते हैं. सबसे पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले मोमेंटम को समझ लेते हैं थोड़ा कि मोमेंटम क्या होता है. व्हाट मोमेंटम इज, actually what momentum is, practically we just want to know about it, that it is quantity of motion in an object. Quantity of motion in an object, कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है आपको मेज़र करना है कि इसके ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है. सो यू मेजर इट बाय मोमेंटम. क्योंकि ये जो मोमेंटम होता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन इज़ मास, सेकेंड इज़ वेलोसिटी. तो मोमेंटम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मोमेंटम को अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला इज मोमेंटम equal to mass of an object into its velocity. फॉर्मूला मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं. मोमेंटम इज स्मॉल m into velocity is small v. So we get formula of momentum, that is mass into velocity. Now we talk about this SI unit. बहुत आसान है निकालना. SI यूनिट याद नहीं करनी होती है हमें, अगर हम कुछ ही याद करनी होती है. जैसे फोर्स के केस में मैंने बताया था आपको, अभी सेकेंड लॉ के बाद भी फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा. आई टेल यू. नाउ वी नो दैट मास इज मेजर्ड इन केजी, सो टेक केजी फर्स्ट इनटू वी टेक नाउ वेलोसिटी दैट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, एसआई यूनिट मोमेंटम इज केजी इनटू मीटर पर सेकेंड. दैट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आपको साफ दिख रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम. अब फर्स्ट केस व्हेन मास इज सेम वो द ऑब्जेक्ट, एक दो स्टोन जिनका सेम मास है. फर्स्ट स्टोन को मैंने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, सेकेंड को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका. मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा? ये इन दिस केस मास इज सेम बट वेलोसिटी इज मोर इन सेकेंड केस. सो in second case or second stone will have larger momentum as compared with the first one. Reason? Because it has more velocity. Mass is same. Again, now we talk about velocity. When velocity is same, एक छोटा सा stone, I'm just throwing it with the speed of 2 meter per second, और एक ट्रक वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है. So now both are moving with same speed, but quantity of motion किस में ज़्यादा है? Quantity of motion ज़्यादा है ट्रक में, due to its large mass. Because velocity is same in both the cases, but as the mass truck has much comparatively larger mass than stone, so it has more momentum, means it has more motion in it. So आपने देखा है ना, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, जो एक कार का एक्सीडेंट अगर स्लो स्पीड पे हो रहा है, स्लो वेलोसिटी उसकी, और वही कार फास्ट पे होता है, तो स्लो स्पीड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो उतने डेडली नहीं होते, लेकिन जो फास्ट स्पीड के होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं. रीज़न यही है कि कार का मास तो सेम है दोनों केसेस में, बट पहले केस में वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम है, तो फोर्स कम एक्सर्ट होगा और डैमेज कम होगा. लेकिन सेकंड केस में क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से एक्सीडेंट के दौरान एक ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा ड्राइवर पे, कार पे. In that case we will just get more severe damage in that case. Again कराटे प्लेयर का आप केस देखते हो, कराटे प्लेयर ट्रेंड होते हैं, उन्हें अगर एक पाइल ऑफ टाइल को तोड़ना होता है तो दे मूव देयर हैंड विद अ वेरी हाई स्पीड. रीज़न? सो देयर हैंड विल गेन हाई स्पीड ड्यू टू दैट लार्ज मोमेंटम. दे कैन अप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दोज पाइल्स ऑफ टाइल्स and they can break it. They are trained for this. So this is it. Now
momentum, I think I clear it. That is, momentum is mass into velocity, SI unit is kg into meter per second. अब अगर momentum clear हो गया तो इसी के basis पे मैं आपको न्यूटन का second law clear करता हूँ. Okay? Now we'll talk about Newton's second law of motion. What Newton's second law of motion? पहले मैं आपको statement बता दूँ second law का. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of force. That is Newton's second law of motion. और इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक डेरिवेशन है जो फोर्स का फॉर्मूला हम ऑब्टेन करते हैं F इक्वल टू एम ए, वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव कर सकते हैं. उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अभी मैं आपको ड्राइव भी करके बताऊंगा. लेकिन पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फिर आपको बता दूं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोर द फोर्स, more the rate of change of momentum, less the force, less the rate of change of momentum, and takes place in the direction of force. Also that change will take place in the direction of force. That what Newton's second law says. अब इस न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फोर्स के तो एक्सप्लेन करें इसे थोड़ा सा. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, स्मॉल m, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u. You know we denote initial velocity by small u. A force F is applied on it. Force F is applied for time t. For time t, the force is applied. Now, as the force applied, momentum will get changed. Now, the object's velocity become v in that case. So, what is initial momentum here? Initial momentum is mu. What is final momentum here? mv. So, if we talk about change in momentum, so what change in momentum is? mv minus mu. Change निकाल. Initial momentum was mu, final momentum was mv. So change in momentum is mv minus mu. Sorry, I told you as mu. Looking at mv. Now, but what we have to find now? Rate of change of momentum. That is, whenever we have to find rate, we have to divide it by time t. So that is mv minus mu upon t. What we can do here? That is m. We take m common, that we have v minus u upon t. Now, all you know that v minus u upon t, we know that by first equation of motion, that a equal to v minus u upon t. So, what we can have now? So, it's m, or in place of v minus u upon t, we take it as a. So, that is rate of momentum, what we got as ma. Now, what Newton's second law says? Newton's second law says that rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. So, according to Newton's second law, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट फोर्स F is directly proportional to rate of change of momentum. I found out rate of change of momentum is ma. Now, proportional को खत्म करने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज़ करेंगे. So F is equal to constant we are using here is K and A, और इस K की वैल्यू ऐसे यूनिट में 1 होती है. K equal to 1, आप K की जगह 1 पुट कर देंगे. So F equal to 1 into ma. So finally we got expression for force, that is ma. Force F equal to ma. This derivation, why we just proved. You can see that according to Newton's second law of motion, we came to know that force is directly proportional to force applied. To remove that proportionality, we just use constant K. K is a constant. So K, you can mention it here. K is a constant. Now,
We know that value of k in SI unit is 1, so we put that F equal to 1 into ma. Finally, we got F equal to ma. That is expression for force. So force equal to what we came to know, that force equal to mass into acceleration. Okay. आपको जब इस डेरिवेशन को करना है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट में मेंशन भी कीजिएगा, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u, a force F is applied for time t, so its final velocity become v. ये स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ, आप उसे लिख भी सकते हो। और उसके बाद ये उसका पूरा एक्सप्रेशन है, आप आसानी से समझ सकते हो, पूरा मैंने बताया। चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv माइनस mu, ठीक है। दिस इज व्हाट diagram I told you, to just get it more clear, to make it easy. As I told you, I try to explain all the things to just so we just feel that it is very easy. So this is diagram. This diagram आप भी डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। और स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। that an object of mass m moving with initial velocity small u, a force is applied for time small t and its final velocity become v. So what is initial momentum mu? What is final momentum mv? Then changes momentum mv minus mu. Rate of change of momentum mv minus mu upon t. Taking m in common, we have m bracket v minus u upon t. What v minus u upon t is here? Acceleration to ma. So what a is actually, we know about from the first equation of motion, a equal to v minus u upon t. We got change in momentum as well. न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम व्हाट वी ऑब्टेन्ड हियर. Then we use a constant k here, k value 1. We got finally formula what we are having, that force equal to mass into acceleration. Now if we talk about SI unit of force, mass is kg into acceleration is meter per second square. ये SI यूनिट होती है, कह सकते हैं, लेकिन इसी को स्पेशल नाम दिया गया है, that is called न्यूटन. So SI unit of force actually is Newton, but kg into meter per second square आप ऐसे भी obtain कर सकते हो. उसी को शॉर्ट नेम दिया गया है न्यूटन, that is Newton second of motion. क्लियर है डेरिवेशन? कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. मेरे ख्याल से क्लियर होगा, मैंने दो तीन बार आपको एक्सप्लेन किया है. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो और एक्सप्लेन करते हैं भी, ठीक है. क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से. फिर मैंने आपको बोला आप इंटरेस्ट लेके अगर समझ ही करेंगे तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, मुझे भी रटा नहीं. अब सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. क्या न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है, कैसे चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं. बहुत आसान है और बहुत ही आसान डेरिवेशन है. क्या चलिए थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. चलिए स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग. जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें दिया हुआ है, देखिए, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसी भी न्यूमेरिकल करने का मैं आपको शुरू से बताऊं, कभी भी कोई न्यूमेरिकल करना हो तो हम लोग को सबसे पहला आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हम उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले इसमें मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आई विल राइट एक्सेलरेशन. स्क्रीन पर लिखना पड़ रहा है तो थोड़ी सी राइटिंग कंसीडर नहीं कीजिएगा. एक्सेलरेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हाट एल्स इज गिवन, दैट इज यूनिट बहुत ज़रूरी होती है न्यूमेरिकल्स में. एंड अगेन मास इज गिवन, दैट मास इज गिवन एज हाउ मच 6 kg. तो पहले जो क्वेश्चन में मेरे को इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने नोट कर लिया, आई गॉट मास देयर फ्रॉम क्वेश्चन एंड आई गॉट एक्सेलरेशन देयर फ्रॉम क्वेश्चन. नाउ what I have to find? Force. I know the formula of force. So that force equal to, as I know the formula, it is mass into acceleration. So what we are having, mass is 6, acceleration is 4. So my answer will be 24 न्यूटन. आसान सा न्यूमेरिकल है, जस्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को नोट डाउन कीजिए. उन वैल्यूज़ को नोट डाउन करने के बाद आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. आसान था पहला न्यूमेरिकल. चलिए हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं. नाउ अगेन द कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, दे जस्ट रिक्वायर टू फाइंड आउट अवर फोर्स. फाइंड आउट फोर्स. नाउ वेलोसिटी इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज गिवन एज 10 seconds, and body is starting from rest. Whenever body is starting from rest, its initial
velocity, I'm writing in short, आपको पूरा लिखना है. Initial velocity is u is always 0. आप जानते हैं ट्रिक कि whenever object is starting from rest, its initial velocity is 0. Now, what final velocity is given as 30 meter per second. So now final velocity that is represented by small v, that is 30 meter per second. यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ आपसे. एंड देन टाइम इज गिवन हाउ मच, 10 सेकेंड. सेकेंड के लिए स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं. एंड अगेन द मास ऑफ द कार इज ऑल्सो गिवन, मास. सो वी जस्ट नोट डाउन मास ऑल्सो, मास दैट इज स्मॉल m. आई नो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ न्यूमेरिकल करने का, आप लोगों के लिए आसान भी रहेगा. सबसे पहले जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे आप नोट डाउन अगर कर लेते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आसानी रहती है. और फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग 2000 kg अपने फॉर्मूले भी अप्लाई करने होते हैं. अब इसमें फिर मुझे फोर्स लगाना है. फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ma. What I can do, acceleration is not given here, but I know the formula of acceleration that I can put here, that is mv minus u upon t. Now I can put all values here. So after putting all the values, what I am having, mass is 2000, bracket v is 30, minus u is 0 upon time t is 10. आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, आपको निकल के आ जाएगा. यस, सो द रिक्वायर्ड फोर्स इज 6000 न्यूटन. क्लियर होना चाहिए आप सबको. 30 माइनस 0 30, 30 अपॉन 10 3 आएगा. 2000 मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू 6000 न्यूटन. अगेन इजी न्यूमेरिकल करने का तरीका, अगर आप शुरू से कॉन्सेप्ट को फॉलोअप करें. क्या कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन है उसको पहले नोट डाउन कीजिए. नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसका फॉर्मूला लगाइए. अभी उस फॉर्मूले में अगर कोई वैल्यू नहीं है, लाइक एक्सेलरेशन नहीं था यहाँ पे, तो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया कि उस एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर ऑल? आई थिंक क्लियर हुआ होगा. फिर भी कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क. नाउ if we move with the third numerical now, again numerical related with the second one, but थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या क्या डिफरेंसेस है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंजेस है. फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, नाउ फोर्स इज गिवन एज 2 न्यूटन on a body changes its velocity now 2 meter per second to 5 meter per second. So in this case, what initial velocity we are having, that is 2 meter per second. तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें. फाइनल वेलोसिटी, व्हाट फाइनल वेलोसिटी इज गिवन इन दिस केस? इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड. वी जस्ट नोट डाउन दैट 5 मीटर पर सेकेंड्स. ओके, नाउ टाइम इज गिवन एज 5 seconds. वी मेंशन द टाइम ऑल्सो. How much time? 5 seconds. And we have to find the mass. In this case, we are having no mass. Mass given नहीं है. अब इस केस में हमें मास को फाइंड आउट करना है, तो मास को हटा देता हूँ. लेकिन मेरे को जो एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज फोर्स. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स ब्रैकेट कैपिटल F. क्या वैल्यू दी हुई है आप देख सकते हैं, दैट इज 2 न्यूटन. So I just marked it as 2 Newton. Now again we put the formula, force F equal to ma. Again acceleration is not given, so we can use it mv minus u upon t. Clear? इतना करने के बाद इतना करने के बाद अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो नोन वैल्यूज़ हमें पता है, इतना आपने नोट कर लिया होगा. तो मैं इसको रेज करता हूँ, आगे करता हूँ. सो नाउ एज वी गॉट फॉर्मूला, now what formula we get? F equal to m bracket v minus u upon t. We can put value of F as 2 Newton, mass that we have to find, v that is 5, u that is minus 2 upon time is given as 5 seconds. So what actually we are having?
2 equal to m multiplied by 5 minus 2 will give you 3 upon 5. If we transfer it, m equal to 10 upon 3. So you can write it as value of mass will be 3 complete 1 upon 3 kg, or you can write it as 3.33 kg. ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. होपफुली बाकी न्यूमेरिकल्स भी आप इसी तरीके से कीजिए. कोई क्वेरी हो देन यू विल टेल मी, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स को ऐसे कर सकते हैं. आपने देखा तीनों में फिक्स अलग पैटर्न था. पहले में मास एंड एक्सेलरेशन दिया तो मैंने फोर्स निकाला. सेकेंड में मास तो गिवन था बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं था, बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन थी v, u एंड t, उसको यूज़ करके निकाला. थर्ड में फोर्स गिवन है, मास गिवन नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने उसको यूज़ करके मास निकाल लिया. फुली आपको समझ में आया होगा. चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग. चलिए अब इसके कुछ एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं. देखिए इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा उसमें, और आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हर बार अगर आप वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो बहुत आसान रहेगा. जैसे कि इसके कुछ जो मेन है, एक पहला केस है, whenever you see a player catching a ball, you see that he or she just moves his hand backward. Is it or not? बैकवर्ड मूव करता है, इस तरीके से बैकवर्ड मूव करता है. तो बैकवर्ड मूव क्यों करता है? रीज़न इज व्हाट एक्चुअली इज डूइंग इज इंक्रीजिंग टाइम. व्हाट इफेक्ट इंक्रीज टाइम. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टाइम इंक्रीज होगा तो जिस वजह से फोर्स जो है वो कम होगा. मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जो मोमेंटम है, जो लार्ज मोमेंटम है, उसको ज़ीरो करना. एक फास्ट मूव कर रही है बॉल तो उसमें लार्ज मोमेंटम होगा. जब आप उसे कैच कर लोगे तो उसको ज़ीरो करना है. अब उसको ज़ीरो करना है तो आप उसको थोड़े से लार्जर टाइम में कीजिए. अगर आप टाइम को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? फोर्स कम एक्सर्ट होगा, और फोर्स कम एक्सर्ट होगा तो आपके हाथों में कम चोट लगेगी, या प्लेयर के हैंड्स लेस हर्ट होंगे, उसको कम चोट लगेगी, प्लेयर विल गेट लेस हर्ट. तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है. अभी जितने भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तो हर केस में जो मेन टैगलाइंस हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लार्ज मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू जीरो. Second thing, we have to make some arrangement that it will increase time, and if the time will increase, what happens after increasing the time? Less force is exerted, or due to that less force is exerted, player will get less hurt. That main thing is. So ये मैंने आपको बोला, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ. अभी दूसरा एक्सप्लेन करूँ. आपने देखा होगा जो हाई जंपर्स और लॉन्ग जंपर्स होते हैं, लॉन्ग जंपर्स के लिए एक सैंड का कुशन प्रोवाइड कराया जाता है, और जो हाई जंपर्स होते हैं उनको नीचे एक पैड और कुशन प्रोवाइड कराया जाता है. रीज़न क्या है? Because they are moving with very high speed, both in case of high jumpers and long jumpers. So their large momentum has to be reduced to zero. तो पहले हमारी टैगलाइन आ गई कि yes, the large momentum has to be reduced to zero. So what cushion does, what mud does, they increase the time. बिकॉज आप जब क्वेश्चन पे फॉल होता है कोई, तो क्वेश्चन दबना शुरू होता है. क्वेश्चन दबने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है मोमेंटम को जीरो होने के लिए. दैट विल इंक्रीज टाइम. व्हाट हैपेंस? ड्यू टू दैट इंक्रीज ऑफ टाइम, लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट प्लेयर, सो द प्लेयर विल गेट लेस हर्ट. सेम सीट बेल्ट का एग्जाम्पल है. सीट बेल्ट क्या करता है? अगर सीट बेल्ट नहीं हो किसी ड्राइवर के पास तो क्या होगा? उसकी कार बहुत तेज मूव कर रही है, अगेन द लार्ज मोमेंटम, कार इज मूविंग विद वेरी लार्ज मोमेंटम, एंड एक्सीडेंट होता है तो वो जीरो होना चाहता है. सो द लार्ज मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो. Now the large momentum has to be reduced to zero. अगर सीट बेल्ट नहीं पहना तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, थोड़े से टाइम में उसको जाके सीधे सामने डैशबोर्ड पर लगेगा. उसका लार्ज मोमेंटम एक शॉर्ट टाइम में जीरो होगा, फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगा और उसको इंजरीज ज़्यादा होंगी. लेकिन जो स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती है वो क्या होती है कि उस लार्ज मोमेंटम को जीरो करने के टाइम को इंक्रीज़ करके, क्योंकि स्ट्रेच होगी, सीट बेल्ट स्ट्रेच होगी और आगे जाने से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करेगी. टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा? फोर्स रिड्यूस होगा. So again, the driver's large momentum has to be reduced to zero. What seatbelt does? They increase the time, and if they increase the time, what happens? Less force is exerted on driver or passengers, and they will get less harm. All the applications of Newton's second law of motion can be explained in this way. In all the cases, large momentum has to be reduced to zero. What we have to do? We have to make such arrangements. Either in case of cricket player, he's moving in his hand backward. In case of high jumpers, long jumpers, we are providing them sand, we are providing them cushion, so it will increase the time. In case of driver, we are providing them seat belt, so it will increase time. In all the cases, we are making such arrangements that the time will increase. What happens when the time increases? Then the force exerted on an object decreases. If the force decreases, the person, the player or the driver will get less hurt.
मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स दिए, आपको बुक में भी एग्जाम्पल दिया, आप भी अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स ले सकते हो और डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स लेके सबको समझ सकते हो। तो मेरा सेकेंड पार्ट का वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं फिनिश कर दूँगा, जिसमें मैंने आपको मोमेंटम एक्सप्लेन किया, फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया है, न्यूटन की जो फोर्स की डेरिवेशन है इसकी हेल्प से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने फोर्स के लिए ड्राइव किया इसमें, और एप्लीकेशन बताया और न्यूमेरिकल्स आपको बताएं। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। आप एक बार मेरा वीडियो सुन लीजिए, अगर लग रहा है तो उसे 2 या 3 बार सुन लीजिए। 2 या 3 बार सुनने के बाद एक बार अपनी बुक से ज़रूर रीड कीजिए। एक अच्छी बुक से आप जब उसे रीड करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्या आपको बोला और बुक में क्या लिखा हुआ है। रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप जब रीड करते हैं दैट ऑल द थिंग्स गेट रिपीटेड, और एज आई नो मेक इट ईजी, ऑल थिंग्स इज माई चैनल नेम इज मेक इट ईजी, ऑल थिंग्स आर ईजी इफ यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स इट। कोई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, कोई थोड़ा सा कम टाइम लेती है समझने में, बस इतना हो सकता है, कोई भी टफ नहीं है। अगर आप सब चीज़ों को बहुत आसान से और इंटरेस्ट लेके करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो इंटरेस्ट लेके करना होता है। आपको अगर इंटरेस्ट है कोई चीज़ में, किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, रीज़न उसको इंटरेस्ट है उसमें, कोई कहता है क्रिकेट मुझे नहीं खेलना अच्छा लगता, तो वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट एक अच्छा गेम हो गया या ख़राब गेम हो गया। इन 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव, 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए द मेन थिंग इज़ देयर इंटरेस्ट। सेम आप अगर इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे तो ये फिजिक्स बहुत आसान है, मेरे ख्याल से फिजिक्स, मैथ, जो भी साइंस है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, सब आसान है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे, आप अच्छे से बुक की रीडिंग कर लें, ये सब काम करें, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बहुत आसान है। टॉपर से पूछे तो वो लोग हमेशा यही करते हैं, तो आपको भी बनना है टॉपर, तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, रेगुलर रहिए। कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट का एग्जांपल दिया तो एक प्लेयर रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है तो बहुत अच्छा प्लेयर होता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट के लिए देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम पढ़ना भी अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। कभी ये नहीं बोला जाता, मेरे हिसाब से जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो भी गलत है, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, वो भी गलत है। हमें हर चीज़ के लिए टाइम देना चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई और टैलेंट है उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना है, पढ़ाई के लिए भी देना है, सब चीज़ों को दो। बट कुछ प्रायोरिटीज़ होती है कि हमें पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखनी है, सेकेंडरी ये है, थर्ड ये है, तो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, पढ़ाई कभी भी बिल्कुल टेंशन वाली नहीं होती, बहुत आसानी से आपकी हो जाती है। ध्यान रखें इन बातों को। बाकी मैं इसका 3rd पार्ट और लेके आऊँगा नेक्स्ट, और तब हम न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन और बाकी बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसमें। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए और वो भी इसकी मदद से ले सकें। ठीक है, कोई क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, गुड डे स्टूडेंट्स।